हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सीरीज़ में आज से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इसके करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है और इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे और हम मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में पूरे पिछले 1 साल के जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, कंप्यूटर अवेयरनेस की दृष्टि से या कंप्यूटर में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, कंप्यूटर की फील्ड में, आईटी की फील्ड में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसकी दृष्टि से, साइबर अटैक्स जिन जिन कंट्रीज़ पर साइबर अटैक्स हुए हैं तो उन कंट्रीज़ पर किस तरह के साइबर अटैक्स हुए हैं, और जो पिछले 1 साल में डिसीजेज यानी कि बीमारियां हमारे न्यूज़ में थी, करंट में न्यूज़ में थी, उनसे संबंधित हम न्यूज़ को चर्चा करेंगे जो हमारे जनरल साइंस के सिलेबस के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए हमसे बीमारियां नहीं पूछी जाएंगी, बीमारियों के होने वाले कारक पूछे जाएंगे और वो किस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी को प्रभावित करते हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल साइंस में। जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो आपसे करंट के टॉपिक से रिलेट करके पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मीसल्स और रूबेला है, तो मीसल्स और रूबेला अभी हाल ही में किस कंट्री ने एलिमिनेट किए हैं, अपने यहाँ से उन्मूलन किया है। तो अब मीसल्स ये तो पूछा ही जा सकता है, साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस वायरस से होते हैं या बैक्टीरिया से होते हैं और ये किस अंग को प्रभावित करते हैं, क्या यहाँ पर हमारे यहाँ क्या मॉर्टेलिटी रेट है इसका, इसके फिगर्स क्या है, कितने कितने बच्चे हर साल मरते हैं इससे, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम शुरू किए हैं मीसल्स और रूबेला को लेकर। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने आपको बताया मीसल्स और रूबेला का एग्जांपल, इसी तरह से बीमारियों से रिलेटेड करंट के टॉपिक्स को लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी तरह साइबर अटैक से रिलेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी क्वेश्चन करंट पर बेस्ड पूछे जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम अपने 3 या 4 महीने के करंट अफेयर्स कवर करेंगे पिछले, और उसके बाद हम मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में पूरा करंट अफेयर्स 1 साल का कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। एक चीज़ और शाम को आज हमारा इकोनॉमी का लेक्चर आएगा, और आज इकोनॉमी का जो लेक्चर हमारा आएगा शाम को 5 बजे वो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि आज से हम करंट अफेयर की दृष्टि से जो भी इकोनॉमी का करंट अफेयर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो पिछले 1 साल का करंट अफेयर, जैसे कि आपको पता है हमने जनवरी 2021 से इकोनॉमी के करंट अफेयर स्टार्ट किए थे और जनवरी का हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर आएगा फरवरी का आएगा, और हम मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में हर महीने का करंट अफेयर्स इकोनॉमिक दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। साथ ही स्पेशली हम इसमें ये शुरू कर रहे हैं आज से कि जो टर्म्स हमारे करंट में इकोनॉमी के संदर्भ में न्यूज़ में रही हैं, जैसे कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी जो भी टर्म हमारा करंट में न्यूज़ में था उस टर्म का हम स्टैटिक पार्ट देखेंगे और उस पर कॉन्सेप्चुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा बच्चे इकोनॉमी को लेकर परेशान हैं तो हम स्टैटिक पार्ट को कवर करते हुए आज के लेक्चर से चलेंगे। इकोनॉमी का आज हमारा शाम को 5 बजे एक लेक्चर आएगा। तो शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। पल्स क्या है? नासा ने एक पेंडेंट का आविष्कार किया है। ये पेंडेंट क्या होता है? गले में पहनने का एक लॉकेट टाइप का, इसका आविष्कार नासा ने किया है। आपको नासा पता होगा कि यूएस की स्पेस एजेंसी है। ये आपको अपने चेहरे को छूने से रोकता है। इसका कार्य क्या है? आप ये चेहरे को छूने से रोकता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पेंडेंट क्या है, ये किसने इसका डेवलप किया है? इसको नासा ने डेवलप किया है और इसका नाम पल्स रखा गया है। पल्स ये क्या करता है कि जैसे कि कोविड-19 की जो लहर थी इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जैसे ही आप हाथ से अपने चेहरे को छुएंगे, जैसे कि आपको पता है ये कंटेजियस बीमारी है, छूने से फैलती है कोरोना वायरस। तो अब अगर आपका हाथ इन्फेक्टेड है या अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आए हैं या फिर आपका हाथ, आपकी बॉडी टच में आई है, तो अगर आप हाथ को चेहरे की तरफ लेकर जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही एक आपको बीप जनरेट करेगा और आपको ये सचेत करेगा कि आप अपने हाथ को चेहरे पर ना लगाएं। तो ये बीप के थ्रू आपको अलर्ट करेगा, चेहरे को छूने से रोकेगा। तो ये पेंडेंट का इसका काम है। तो इसमें आपको बस यही जानना है, ये 3D प्रिंटेड डिवाइस है और 3D प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो स्पेशली चाइना ने डेवलप की है। चाइना ने बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा पे इसका प्रोडक्शन भी करना शुरू कर दिया है। 3D टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, 3D प्रिंटिंग पर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाइना ने लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं। और इसके क्या क्या जो कहते हैं एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे एप्लीकेशन बेस्ड ही टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी न्यूज़ है हमारी मियावाकी पद्धति, मियावाकी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आप एग्रीकल्चर के करंट से भी जोड़ सकते हैं और साथ ही वैसे भी करंट अफेयर्स से जोड़ सकते हैं या टेक्नोलॉजी पर बेस्ड भी ये क्वेश्चन आप इसको उस दृष्टि से भी देख सकते हैं। देखिए, दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो सीएजी का हमारा घर होता है, रेजिडेंस है, उनके कार्यालय में और रेजिडेंशियल कम ऑफिस, इसमें एक अद्वितीय शहरी वन यानी कि अर्बन यूनिक अर्बन फॉरेस्ट, यहाँ इसकी निर्माण किया गया है या उद्घाटन किया गया है। ये क्या होता है यूनिक अर्बन फॉरेस्ट?
ये घना शहरी जंगल होगा, यानी कि एक बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट होता है जो कि अर्बन एरियाज में होता है या किसी के घर के आसपास होगा। तो इसमें कई पेड़ों की परतें होंगी, यानी कि इसमें कई तरह के पेड़ लगाए जाते हैं, यानी कि ऊंचे पेड़, उससे मीडियम हाइट के पेड़ और छोटी हाइटों के पेड़। तो इसमें एक सीक्वेंस होता है, यानी कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, आप किसी भी तरह से मान सकते हैं। इसको एग्रीकल्चर वाले बच्चे जानते होंगे कि इस तरह की फार्मिंग को क्या कहा जाता है, कि जहां पर छोटे पेड़, उसके बाद उससे बड़े पेड़, उसके बाद उससे बड़े पेड़, इस तरह की जो पद्धति होती है पेड़ों को लगाने की, वो क्या होती है? वन निर्माण की मियावाकी पद्धति यहां पर कार्यरत है, जो तापमान को 14 डिग्री तक कम करने और नमी को 40% तक अधिक बढ़ाने में मदद करती है। तो मियावाकी पद्धति का क्या काम है? देखिए, ये मियावाकी पद्धति जो है ये जापान से ली गई है, यानी कि यहाँ इसका इन्वेंशन जो किया गया था वो जापान में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए इसका। तो वन निर्माण की मियावाकी पद्धति, और किससे आपसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरह पूछा जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा मियावाकी पद्धति किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको इस तरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और या फिर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो कि अमूमन यूपीएससी का क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका है या उसकी आदत है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि मियावाकी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो आपको कुछ भी स्टेटमेंट देकर इसमें कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इस पद्धति का कार्य क्या है? ये तापमान को 14 डिग्री तक कम कर देती है, यानी कि यहां पर अगर हॉट एरियाज हैं तो वहां पर आपको तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, और नमी को यानी कि मॉइस्चर को 40% अधिक बढ़ाने में मदद कर सकती है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर सरकार के वन विभाग, नगर निकायों और गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट और स्थानीय नागरिकों के बीच लोगों की भागीदारी और सहयोग पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई, यानी कि अगले 5 वर्षों में 2021 से 2026 तक नहीं, ये पिछले साल की न्यूज़ है, तो ये 2020 से 2000 कब तक के लिए? 2025 तक के लिए। तो आपको याद रखना ये है कि ये बहुत ज़्यादा मियावाकी पद्धति क्या है और ये किस कंट्री के द्वारा शुरू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है और ये किस तरह काम करती है। तो क्योंकि ये एनवायरमेंट बेस्ड न्यूज़ है और टेक्नोलॉजी बेस्ड भी न्यूज़ है, तो इसलिए इस दृष्टि से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है हमारी टी कोशिका, टी सेल्स। टी सेल्स आपका एकदम कोर जनरल साइंस का टॉपिक। तो आपको यह पता होना चाहिए कि टी सेल्स क्या होती हैं, कहाँ जनरेट होती हैं, इनका काम क्या होता है। तो इस न्यूज़ से आपको कोई मतलब नहीं है कि जैसे कि इस न्यूज़ में बताया गया है टी कोशिकाओं का उत्पादन वायरस से लड़ने में मदद करता है, तो ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टी सेल्स क्या होती हैं, इनका कार्य क्या है, वर्किंग क्या है और ये कहां पर इनका प्रोडक्शन होता है या जनरेशन होता है। टी कोशिका एक प्रकार की लिम्फोसाइट है, आपको अब ये पता होना चाहिए। अब आप जनरल साइंस के अपने टॉपिक में देखिए बायोलॉजी में कि लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं और ये किसका पार्ट है, ये ब्लड का पार्ट है क्या ये वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है, तो ये आपको लिम्फोसाइट्स पता होना चाहिए, या ये रेड ब्लड सेल्स का पार्ट है। तो इस तरह से आप टॉपिक को लिंक कीजिए और उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ या सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद रखिए। इसका एक्सक्रीशन का होता है थाइमस ग्लैंड में, तो ये थाइमस में प्रोड्यूस होती है। आपकी थाइमस ग्लैंड के अंदर टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख घटक हैं, यानी कि ये आपकी इम्यून सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट। तो इसलिए आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोरोना की दृष्टि से। और इनकी भूमिकाओं में संक्रमित मेजबान कोशिकाओं को मारना, अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करना और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विनियमित करना शामिल है। देखिए टी कोशिकाओं का कार्य क्या है, टी सेल्स का। टी सेल्स क्या कार्य करती हैं? ये संक्रमित यानी कि जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होती है उसको खत्म करती है, यानी कि उसको डाइल्यूट करती है, और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करती है। और भी अदर्स यानी कि हमारी बॉडी के अंदर टी सेल्स के अलावा और भी जो हमारी इम्यून सिस्टम जनरेट करने वाली सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करती है किसी भी बीमारी या इन्फेक्शन के होने पर, और रेगुलेशन भी काम करती है, यानी कि एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है ये बॉडी हमारे शरीर के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह, इम्यून सिस्टम की रेगुलेटरी बॉडी की तरह कार्य करती है टी कोशिकाएं। तो टी सेल्स के आपके बारे में आपको पूरी नॉलेज एकदम हॉलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए। अगली न्यूज़ है हमारी खसरा और रुबेला, मीसल्स एंड रुबेला। अब इसमें क्या हुआ, इसमें न्यूज़ क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि श्रीलंका और मालदीव से खसरा और रुबेला का उन्मूलन किया गया है। तो आपके लिए पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है कि खसरा का उन्मूलन कहां से हुआ है अभी हाल ही में, क्योंकि ये हमारे दोनों ही पड़ोसी देश हैं, चाहे वो भले ही हमारे मैरीटाइम नेबर हो या फिर हमारे लैंड नेबर हो, तो ये दोनों ही दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका मालदीव और श्रीलंका, और मालदीव अक्सर न्यूज़ में रहता है और श्रीलंका चाइना की एक्टिविटीज़ की वजह से, तो इस दृष्टि से भी हमारे इंटरनेशनल एस्पेक्ट की वजह से भी, इंटरनेशनल अफेयर्स की वजह से भी, और हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स कह सकते हैं या इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी, क्योंकि श्रीलंका और मालदीव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, तो इसलिए भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि
और दूसरी चीज ये है कि ये साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड है। साउथ ईस्ट एशिया में इनका उन्मूलन किया गया है किन कंट्रीज में, श्रीलंका में और मालदीव्स में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप हल्के में मत लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि इन दोनों कंट्रीज ने इसका उन्मूलन किया है। अब मालदीव और श्रीलंका 2023 के लक्ष्य से पहले ही, यानी कि जो WHO का लक्ष्य था, WHO ने क्या लक्ष्य रखा था 2023 में मीसल्स और रूबेला का उन्मूलन करना। तो उन्मूलन करने से इन्होंने उससे पहले ही 2023 के लक्ष्य से पहले ही 2021 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब रूबेला उन्मूलन हासिल करने वाले WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के पहले 2 देश बन गए हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसकी पैरामीटर्स क्या होते हैं। किसी भी देश के पैरामीटर्स, किसी बीमारी को खत्म करने के लिए अगर WHO किसी बीमारी को खत्म करने के लिए कोई लक्ष्य बनाता है किसी साल का, तो उसको किस आधार पर जो है वेरीफाई किया जाता है या स्टेटस उसको प्रदान किया जाता है कि ये कोई देश, कोई इंडिविजुअल देश पोलियो फ्री हो गया है या फिर किसी अन्य बीमारी, खसरा फ्री हो गया है, मीसल्स फ्री हो गया है, रूबेला फ्री हो गया है, तो उसको किस आधार पे ये सर्टिफाइड किया जाता है। तो ये एक देश को खसरा और रूबेला को समाप्त करने के रूप में सत्यापित कब किया जाता है, जब एक अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाली निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 साल से अधिक के लिए खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण का कोई सबूत नहीं मिला, यानी कि मिला होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी बीमारी का जब WHO लक्ष्य बनाता है कि आपको इस लक्ष्य गिवन ईयर तक इस बीमारी को उन्मूलन करना है, यानी कि इसको बिल्कुल खत्म करना है, तो उसमें क्या होता है, क्या कंडीशन होती है WHO की कि एक WHO की एक निगरानी प्रणाली होगी, यानी कि इंस्पेक्शन सिस्टम होगा, या फिर वो कंट्री का भी अपना इंस्पेक्शन सिस्टम हो सकता है। उस इंस्पेक्शन के तहत, उस इंस्पेक्शन के अंतर्गत 3 वर्षों तक लगातार, यानी कि 3 वर्षों तक लगातार कंटिन्यूअस कोई भी उस बीमारी का, जिस बीमारी का लक्ष्य 12 के लक्ष्य के बारे में बताया गया है, उस बीमारी का से जुड़ा कोई भी सबूत, यानी कि कोई भी पेशेंट नहीं होना आना चाहिए सरकार के सामने, यानी कि सरकार के सामने, यानी किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं आना चाहिए जो उस बीमारी से रिलेटेड हो लगातार 3 साल तक। अगर देखिए मान लीजिए खसरा और रूबेला का 2023 तक लक्ष्य बनाया गया है उन्मूलन का, तो इसमें क्या किया जाएगा कि अगर श्रीलंका और मालदीव ने क्या किया होगा, इसमें श्रीलंका और मालदीव ने यह किया होगा कि इनका 2021 तक 21 को इनको किया गया है घोषित, मीसल्स और रूबेला फ्री घोषित किया गया है ना इन्हें। तो इसका मतलब यह है कि 2018 से 2023 तक 21 तक, यानी कि लगातार 3 साल तक इनके यहाँ इन दोनों कंट्रीज में कोई भी मीसल्स और रूबेला का केस नहीं आया है, कोई भी पेशेंट नहीं आया है, तो इसलिए इनको मीसल्स रूबेला फ्री कंट्री घोषित किया गया है। सितंबर 2019 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों ने 2023 को खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया। प्रमुख कार्यक्रम को लक्ष्य को संशोधित करते हुए 2014 से खसरा उन्मूलन और रूबेला नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब भूटान और उत्तर कोरिया और तिमोर लेस्ते इस क्षेत्र के अन्य देश हैं जिन्होंने खसरा का उन्मूलन किया है, यानी कि भूटान, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया और तिमोर लिस्ले क्या कहां पर है, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तिमोर लिस्ले आपका इंडोनेशिया के बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट पर है, तिमोर लिस्ले जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड पर है। तो इसका आधा हिस्सा हमारा एशिया में आता है और आधा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। तो इस कंट्री को भी कहां क्या घोषित किया गया है, खसरा फ्री घोषित किया गया है। अगली न्यूज है हमारी RCF सैफरोला। अब ये RCF सैफरोला क्या है, इस तरह के टर्म्स जो न्यूज में रहते हैं यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट टर्म्स ही हैं, इस तरह के टर्म्स डायरेक्ट दे दिए जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा RCF सैफरोला क्या है, RCF सैफरोला के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो आपसे डायरेक्ट टर्म्स ऐसे दे दिया जाएगा, इस ऐसे टर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस करती है यूपीएससी। आपने अक्सर प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे, स्पेशली 2011 के बाद से यूपीएससी IAS के, तो आपने ये टर्म्स बहुत ज्यादा फोकस किए होंगे। तो कोविड-19 से निपटने के प्रयास में सरकार की सहायता, और देखिए ये टर्म जो होते हैं ज्यादातर किस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ये ज्यादातर आपको मिलेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड। तो इन दोनों ही स्पेशली की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशली इन दोनों ही टॉपिक्स में आपको इस तरह के टर्म देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल अजीब से होंगे, जिस पर आप कोई इंटेलिजेंट गेस भी नहीं लगा सकते एग्जाम में। अगर आपको पता है तो ही आप आंसर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको या तो छोड़ना पड़ेगा या उस पर टॉस उड़ाना पड़ेगा, हेड और टेल का। तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसने हाथ की सफाई करने वाला यानी कि हैंड सैनिटाइजर IPA जेल सैफरोला RCF सैफरोला विकसित किया है। अब ये हाथों की सफाई करने वाला एक जेल त्वचा का अनुकूल नमी आधारित हैंड सैनिटाइजर है। इसमें ISO प्रोपाइल अल्कोहल IPA क्या है, ISO
प्रोपाइल अल्कोहल, और एलोवेरा का अर्क होता है, यानी कि एलोवेरा का इसमें जूस होता है, एलोवेरा से निकाला हुआ इसका जूस होता है। और क्या होता है, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ये विटामिन ई से समृद्ध है और इसमें ताजा नींबू की सुगंध है। तो आपके लिए नींबू की सुगंध से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी कि ये आईपीए है, आईपीए इसके अंदर क्या है, आईपीए आइसो प्रोपाइल अल्कोहल और दूसरा एलोवेरा का अर्क। और ये तीसरे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि विटामिन ई से समृद्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, और विटामिन ई आपको पता होना चाहिए किस लिए आपका लाभदायक है। ये विटामिन ई त्वचा की देखभाल करने के लिए लाभदायक है। इसका साइंस के हमने लेक्चर में आपको कवर कराया था। अब ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आरसीएफ एक मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम है। इसमें आरसीएफ क्या है, आरसीएफ है इस उपक्रम का नाम है, पीएसयू का नाम है, जिसने ये सैफरोला नामक हैंड सैनिटाइजर बनाया है, तो इसलिए इसका नाम आरसीएफ सैफरोला है। सैफरोला सैनिटाइजर का नाम है सैनिटाइजर का, और आरसीएफ उस कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, जो देश में उर्वरकों और रसायनों का एक प्रमुख उत्पादक है। तो ये आरसीएफ क्या है, ये एक सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है या अंडरटेकिंग है। और इसका काम क्या है, ये देश में फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का उत्पादन करती है। अगली न्यूज है हमारी शुद्ध, SHUDH, शुद्ध क्या है ये, आईआईटी कानपुर ने लोगों के कमरों को कोविड मुक्त बनाने के लिए, यानी कि कोविड इन्फेक्शन से मुक्त करने के लिए शुद्ध नाम का एक यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। अब ये सैनिटाइजिंग डिवाइस क्या है, शुद्ध, आपसे डायरेक्ट ऐसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा शुद्ध किससे संबंधित है, या शुद्ध के संबंध में सही कथन चुनिए। तो ये आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया कोविड-19 मुक्त बनाने के लिए, यानी कि इन्फेक्शन फ्री बनाने के लिए किसी भी कमरे को, और उस कमरे के साइज वगैरह से भी ये रिलेट करता है कि साइज भी एक एक्चुअल होना चाहिए। ये अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस है। कोविड महामारी के कारण लोग अपने आसपास किसी भी चीज को छूने से डरते हैं, इसलिए बनाया गया है। इस समस्या को हल करने के लिए आईआईटी कानपुर के इमेजिंग लेबोरेटरी विभाग ने शुद्ध नाम का एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। ये स्मार्टफोन संचालित है, आपको पता होना चाहिए, इसको स्मार्टफोन से ऑपरेट किया जा सकता है। ये हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, शुद्ध की फुल फॉर्म क्या है, एस फॉर स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी, H फॉर हैंडी, अल्ट्रावायलेट, U फॉर अल्ट्रावायलेट, डिसइंफेक्शन, D फॉर डिसइंफेक्शन, और H फॉर हेल्पर, यानी कि स्मार्टफोन संचालित, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, यानी कि शुद्ध। इसमें 15 वाट की 6 यूवी लाइटें हैं, 15 वाट की 6 जो हैं यूवी लाइटें हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं, यानी कि 90 वाट की टोटल। इन्हें दूर से व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है, यानी कि इनको छूने की भी जरूरत नहीं है। डिवाइस अपने पूर्ण संचालन पर लगभग 15 मिनट में 10 बाई 10 के कमरे को, 10 बाई 10 के एक कमरे को कीटाणु रहित कर सकती है, यानी कि डिसइंफेक्टेड कर सकती है। शुद्ध जो है यह अस्पतालों, होटलों, मॉल, कार्यालयों और स्कूल जैसे अत्यधिक संभावित स्थानों पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद कर सकता है। तो ये शुद्ध के संबंध में न्यूज थी। अगली न्यूज है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल। आप लोगों में से अक्सर सभी लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सुना होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर आपके लिए इंपॉर्टेंट इस न्यूज में ये है कि पहली चीज तो यही इंपॉर्टेंट है कि यह कहां पर शुरू किया गया है, ये नया प्रोजेक्ट। और दूसरी चीज ये है कि ऑप्टिकल फाइबर साइंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यह काम करता है। यह क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी इसको हम आगे देखेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये नरेंद्र मोदी जी ने 10 अगस्त 2020 को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली लगभग 2300 किलोमीटर लंबाई की पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। पनडुब्बी यानी कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल ही है। ये किसको कनेक्ट करती है, पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप का नाम क्या था पहले, हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके क्या किया गया है, स्वराज आइलैंड। इसी तरह 3 आइलैंड के नेम चेंज किए गए थे, एक इस हैवलॉक आइलैंड, रोज आइलैंड और एक और था। फिर है इसमें लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमाटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगात, इन सभी को कनेक्ट करती है। इसका लाभ क्या हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज और अधिक विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं की डिलीवरी। वित्त पोषण किसके द्वारा किया गया है, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया गया है। किसके द्वारा निष्पादित है, यानी कि एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जा रहा है, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा। तकनीकी सलाहकार कौन है, हम इस न्यूज को एक बार कवर कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम कवर कर रहे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से कवर कर रहे हैं। तकनीकी सलाहकार है इसमें TCIL, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। अब देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल का सिद्धांत क्या है। यह कांच से बना पतला पदार्थ होता है। आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर का व्यास यानी कि इसका डायमीटर 125 माइक्रोमीटर तक होता है, माइक्रोमीटर तक, जो वास्तव में क्लेडिंग या बाहरी परावर्तक परत का व्यास होता है। यानी कि जो क्लेडिंग होती है, जैसे कि आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर कैसी होती है, कुछ इस तरह की दिखती है ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका जो बाहरी व्यास है, ये व्यास जो है
ये बाहरी व्यास जो है, इस व्यास की जो क्लेडिंग होती है, ये बाहरी परावर्तक परत जो है यह 125 माइक्रोमीटर तक की होती है। कोर या आंतरिक संचारण सिलेंडर में बहुत छोटा व्यास कभी कभी 10 माइक्रोन तक हो सकता है, यानी कि जो अंदर का व्यास है अंदरूनी इसका वो 10 माइक्रोन तक हो सकता है। प्रकाश किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से क्या करती हैं, कोर्स के भीतर तंतु में किरणें बिखेरती हैं, यानी कि तंतु क्या है, ये फाइबर के अंदर किरणों को बिखेरती हैं। ये कम क्षीणन या घनत्व में कमी के साथ बड़ी दूरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लंबी दूरी के लिए कम मतलब इसमें लॉस बहुत ही कम होता है, यानी कि एनर्जी लॉस भी बहुत कम होता है। और दूसरी चीज ये है, ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज्यादा कम होता है। जैसे डेटा का ट्रांसमिशन जब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किया जाता है तो इसमें इनका लॉस भी बहुत कम होता है, स्पीड का, और फ्रीक्वेंसी भी उसमें बनी रहती है। तो क्षीणन की डिग्री तीव्रता में थोड़ा परिवर्तन तरंग दैर्ध्य के अनुसार अलग अलग होता है। जो इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, वेवलेंथ के अनुसार इसमें अलग अलग इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब है चुनौती। अगला टॉपिक है हमारा चुनौती क्या है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने देश के टियर 2 शहरों पर, टियर 2 शहर कौन से होते हैं, जो वाई कैटेगरी के शहर होते हैं, यानी कि जिसमें आबादी का एक निश्चित अनुपात होता है जो कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया होता है। जैसे कि 50 लाख से अधिक आबादी वाले टियर 1 होते हैं, और 5 लाख से शायद 50 लाख तक की आबादी वाले टियर 2 होते हैं। इसी तरह का कुछ जो है यहाँ कैटेगराइजेशन करा गया है। तो इन टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, देखिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, स्टार्टअप से रिलेटेड है, तो देने के लिए चुनौती, अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता। तो ये क्या है, चैलेंज कंपटीशन है, चैलेंज कंपटीशन। तो इसका कार्य क्या है, इस कंपटीशन का ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उत्पादों प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये चैलेंज शुरू किया गया है। इसमें 95 करोड़ का बजट रखा गया है और अवधि 3 साल की है, यानी कि 2020 से लेकर 2023 तक की अवधि के लिए रखा गया है। उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपए तक का सीड फंड और अन्य सुविधाएं प्रदान कराना। सीड फंड के बारे में हम पहले भी लेक्चर में अपने करंट अफेयर्स के और सोशल स्कीम्स के लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि सीड फंड स्कीम क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय काम के क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को आमंत्रित करेगा, जिसमें जनता के लिए ट्रैक, एग्री ट्रैक और फिनटेक समाधान, आपूर्ति श्रृंखला, रसद प्रबंधन, बुनियादी ढांचा, चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल के साथ साथ नौकरियों और कौशल शामिल होता है। अगली न्यूज हमारी मानव अफ्रीकी ट्रिपोनोसोमियासिस ये बीमारी है। हाल ही में टोगो मानव अफ्रीकी ट्रिपोनोसोमियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रिपोनोसोमियासिस क्या है। तो ये ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपोनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस, इसका अमूमन नाम क्या है, स्लीपिंग। इसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानी जाने वाली ये बीमारी, इसमें टोगो जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है, इसने इसको उन्मूलन कर दिया है, यहाँ से खत्म कर दिया गया है टोगो से। ये किसके द्वारा होता है, ततस्य मक्खी द्वारा, टेस्टे फ्लाइज। कौन सी मक्खियों द्वारा फैलता है ये, यानी कि ये परजीवी से होने वाली बीमारी है, पैरासाइट से। आपको ये पता होना चाहिए, आपसे इसी तरह का साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किस के कारण, इसके कारक कौन से कारक के कारण होती है। तो ये परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। और परजीवी कौन सा है, तसेस्य मक्खी, जिसको इंग्लिश में ततेस्य या सेत्स्य, अगर टी साइलेंट है तो आप किसी भी तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं, ततेस्य ही प्रोनाउंस किया जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के माध्यम से संचारित परजीवियों के कारण होने वाली बीमारी है। WHO के अनुसार नींद की बीमारी वर्तमान में 36 उप सहारा अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। यानी कि स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी कहां पर पाई जाती है, लगभग 36 जो सब अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और ये इसका मैप है, ये आपका टोगो का। अगली न्यूज है हमारी क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक प्रणाली की स्थिति का अनुमान लगाने का तरीका, यानी कि दोनों तरह के तरीका, यानी द्विआयामी जो होता है डबल डायमेंशनल, और साथ ही उच्च आयामी हाई डायमेंशनल, यानी कि क्यूबिट्स वही होते हैं आपके क्वांटम बिट्स का अनुमान लगाने का एक नया तरीका खोजा है, जिसे क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी कहते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी क्या होती है। एक क्यूबिट यानी कि क्वांटम बिट एक 2 आयामी 2 डायमेंशनल क्वांटम प्रणाली है, और जिसमें आमतौर पर स्थिति का अनुमान के लिए निर्धारित करने के लिए 2 जटिल संख्याओं की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक क्वांटम स्थितियों में अदला बदली करने के नए तरीकों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, ताकि कंप्यूटिंग, संचार और मेट्रोलॉजी के लिए इनका उपयोग किया जा सके। देखिए क्वांटम जो टेक्निक होती है, क्वांटम टेक्निक में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया जाता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर में हेरफेर करके, यानी कि मैनिपुलेशन करके साइंटिस्ट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसमें हेरफेर की
जाए यानी कि मैनिपुलेशन किया जाए तो इसका उपयोग किस तरह से हमारा कंप्यूटिंग या टेलीकम्युनिकेशन या मेट्रोलॉजी को प्रभावित कर सकता है या इसका क्या एप्लीकेशन इन तीनों सेक्टर्स में किया जा सकता है। इस सेटअप के लिए केवल 2 इंटरफेरोमीटर की आवश्यकता होती है जिससे स्थिति के पुनर्निर्माण के लिए कई इंटरफेरोग्राम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इंटरफेरोमीटर के बारे में आपको यही पता होना चाहिए। अब है अगली न्यूज, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इसके शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस रोग की एक नई विधि विकसित की है जिसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग किया जाता है। अब आपको यह पता होना चाहिए, आपके लिए न्यूज क्या इंपॉर्टेंट है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका आविष्कार किसने किया है, विकसित किसने की है? ये नई दिल्ली स्थित IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो आपको ये 2 चीजें पता होना चाहिए कि किसने विकसित किया है और ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है। ये क्या है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक विश्लेषणात्मक तकनीक है यानी कि एनालिटिकल टेक्निक है जो आयनों के आवेश पर द्रव्यमान के अनुपात को मापती है। यानी कि जो आयनों का आवेश है, आयन जो है, आयन पर जो आवेश है यानी कि चार्ज पर द्रव्यमान अनुपात को यानी कि मास रेशो को मापती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति और मात्रा का पता लगाने के लिए उनके द्वारा जारी आयनों का पता लगा सकती है। आगे है इसमें तकनीक 2 पेप्टाइड्स यानी कि वायरल प्रोटीन के निर्माण खंड का पता लगाने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करती है। ये एकमात्र तरीका है जो RT-PCR की तुलना में सीधे RNA का परीक्षण करता है। यानी कि ये डायरेक्ट किसका टेस्टिंग करता है? RNA का, ना कि DNA का। ये DNA टेस्टिंग नहीं करता है, ये RNA टेस्टिंग करता है। यही आपकी की पॉइंट्स होते हैं जो जिस पर UPSC फोकस करती है और इन्हीं की पॉइंट्स पर बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो ये एकमात्र तरीका है जो RT-PCR की तुलना में सीधे RNA का निरीक्षण करता है, जहां प्रोटीन का पता लगाने से पहले उसे प्राइमर से बांधना पड़ता है। इसका महत्व क्या है? ये एक नकारात्मकता की संभावना को समाप्त करता है यानी कि नेगेटिव वाली संभावना को समाप्त करता है। यानी कि अगर इसमें गलत जो आंकड़े आने की गुंजाइश कम हो जाती है। यह परीक्षण तेज, सस्ता और लगभग उतना ही सटीक है जितना कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ये RT-PCR जो टेस्ट होता है कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए, RT-PCR उसी की लेवल का यानी कि उसी के कंपैरेटिवली ये इतना ही सटीक है, एक्यूरेट है। और इसके मुकाबले जैसे कि आपको पता है इसके लगभग 4-4.5 हज़ार रुपए फीस होती है, लेकिन इसके मुकाबले ये जो टेस्ट है मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये बहुत ही सस्ता है और बहुत ज्यादा फास्ट है। यानी कि परीक्षण बहुत ज्यादा फास्ट है, सस्ता है और सटीक है। यह विधि जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की आवश्यकता को समाप्त करती है जिससे हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के विमान या ट्रेन में चढ़ने से पहले उनका परीक्षण करना संभव हो जाता है। यानी कि हवाई अड्डों पर क्या होता है, तुरंत रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऐसे स्थानों पर इनका उपयोग ज्यादा वांछनीय होगा। अगली न्यूज हमारी, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI स्कीम। तो हम इसको पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब फिर हम एक बार देख रहे हैं प्रोडक्शन लिंक स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से रिलेटेड है यानी कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, इसलिए हम इस स्कीम को दोबारा एक बार कवर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने PLI योजना के तहत 16 पात्र आवेदकों को मंजूरी दी। अब ये क्या है? बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गई थी। अगले 5 वर्षों में 2020 से लेकर 2025 तक अगले 5 वर्षों में PLI योजना के तहत अनुमोदित कंपनियों से कुल 10.5 लाख करोड़ रुपए अधिक का उत्पादन होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत स्वीकृत कंपनियों से निर्यात को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो ये छोटी सी न्यूज थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। अगली न्यूज है हमारी पूसा विघटक, पूसा डिकम्पोजर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने पूसा विघटक, पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल इस साल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ट्रायल आधार पर किया जाएगा। इन्होंने ऐसा कहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब विंटर आने से पहले दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, और पॉल्यूशन कैसा होता है, बहुत ज्यादा धुंध हो जाती है वहां पर दिल्ली में। उसकी वजह क्या है आपको पता होगा, वेस्ट यूपी, हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाई जाती है यानी कि स्टेबल बर्निंग जो की जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा उसका वजह ये होती है कि धुआं वहां से शिफ्ट हो जाता है दिल्ली की साइड। तो दिल्ली की साइड शिफ्ट होने की वजह से दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की समस्या देखी गई है। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको कर्ब करने के लिए क्या किया गया है, ये पूसा डिकम्पोजर को विकसित किया गया है। तो ये फसल के पराली को कंपोस्ट में बदलने के लिए पूसा डिकम्पोजर नामक एक नया बायो डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है। ये क्या है, ये बायो डिकम्पोजर टेक्निक है, बायो डिकम्पोजर टेक्निक, इसलिए आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो डिकम्पोजर टेक्निक है पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल। इसके लिए कैप्सूल दिए जाते हैं, किसके द्वारा विकसित है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसान 4 कैप्सूल को 25 लीटर तरल के साथ मिश्रित कर सकते हैं, यानी कि 25 लीटर लिक्विड में यानी कि पानी में कितने 4 सिर्फ कैप्सूल डाले जाएंगे। मिश्रण 1 हेक्टेयर भूमि को ढकने के लिए पर्याप्त है, यानी कि ये 25 लीटर का जो मिश्रण बनेगा, लिक्विड बनेगा, इसमें 4 कैप्सूल डाले जाएंगे पानी में, और ये मिश्रण जो होगा ये 1 हेक्टेयर भूमि के लिए आवश्यक होगा, यानी कि पर्याप्त होगा। इससे फायदा क्या होगा, ये जो स्टबल होती है, स्टबल यानी कि पराली जो होती है, जो पराली क्या होती है, जो खेत में फसल कटने के बाद जो ठूंठ खड़े रह जाते हैं, छोटे छोटे ठूंठ जो खड़े रह जाते हैं, उन ठूंठ को अगर किसान मजदूरों से कटवाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा खर्च आता है और बहुत ज्यादा लेबर भी खर्च होती है और टाइम भी लगता है। तो क्या करते हैं किसान, इसमें आग लगा देते हैं। दिल्ली, वेस्ट यूपी और हरियाणा के किसान इसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, ये जो लिक्विड बनेगा, यानी कि ये जो बायो डिकम्पोजर टेक्निक है, ये क्या करेगी, जब इसको इस पर डाला जाएगा ठूंठ पर, तो ये क्या होंगे, ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। अनिवार्य रूप से कवक आधारित तरल समाधान है, ये इस हद तक इसको नरम मुलायम कर देगा ये खाद के रूप में कार्य करने के लिए आसानी से खेत में मिट्टी के साथ मिल जाएंगे। अब स्वच्छ भारत मिशन को प्राप्त करने में ये योगदान देगा। अगली न्यूज है हमारी थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम के लिए। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना ये केंद्रीय स्वास्थ्य पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने वंचित थैलेसीमिया रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये कब शुरू हुई थी, 2017 में। कोल इंडिया CSR वित्त पोषित, यानी कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि CSR फंडिंग किसके द्वारा की जाती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई पब्लिक जो हमारे सेक्टर है या फिर प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, CSR फंडिंग करती हैं, और CSR फंडिंग के तहत कोल इंडिया जो है इसमें वित्त पोषित करती है और हेमोटोपिएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कार्यक्रम का ये हिस्सा है। उद्देश्य क्या है, उन रोगियों के लिए एक बार इलाज के अवसर पैदा करना जो थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित हैं और इनके पास समान पारिवारिक दाता है। दाता कौन, डोनर। तो ऐसे दाता हैं जिनके घर में ऐसे डॉनर हैं जिनका सेम ब्लड ग्रुप है, और ऐसे देखिए ऐसे पेशेंट जो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया होता है एक तरह का सिकल सेल एनीमिया, इससे पीड़ित पेशेंट्स के जो ब्लड ग्रुप है उनसे ही सेम ब्लड ग्रुप इनके परिवार में अगर किसी का है तो वो परिवार का सदस्य ही डोनर बनता है। तो वो ऐसे डोनरों का, ऐसे परिवार वाले पेशेंट्स की मदद करना। थैलेसीमिया से पीड़ित लोग पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाते। अब आपको पता होना चाहिए थैलेसीमिया के प्रभाव क्या होते हैं, थैलेसीमिया किसके वजह से होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है बॉडी पर, और इसका उपचार कैसे होता है। अब जिसके कारण ऑक्सीजन शरीर के सभी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती। देखिए हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का संचरण करना, और ऑक्सीजन का संचरण ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में होता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बॉडी को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंग जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं, सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे, जिससे हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। एक वर्ड होता है मेडिकल साइंस में एक वर्ड होता है हीमोग्लोबिनोपैथी। ये रक्त विकारों और लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले रोगों के समूह के लिए एक चिकित्सा शब्द है। यानी कि जो रक्त विकार हैं, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स, या फिर ऐसे ब्लड सेल्स के लिए को प्रभावित करने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सभी बीमारियों के को एक समूह में एक साथ क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिनोपैथी। हीमोग्लोबिनोपैथी वर्ड यूज किया जाता है ऐसी बीमारियों के लिए जो ब्लड डिसऑर्डर से संबंधित हो या ब्लड सेल से संबंधित हो। ये एक चिकित्सा शब्द है। अगली न्यूज है हमारी सर्व पावर। अब ये क्या है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने विशेष रूप से महिला वैज्ञानिकों के लिए डिजाइन की गई सर्व पावर। आपको पता होना चाहिए किसने ये लॉन्च की है स्कीम। ये क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा। किसके लिए, महिलाओं के लिए है। क्या स्कीम, अन्वेषी अनुसंधान में महिलाओं के अवसरों को बढ़ाना। यानी कि सर्व पावर का मतलब क्या है, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये नामक एक योजना शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में लैंगिक असमानता को कम करना। सिर्फ इतनी सी स्कीम है ये। अब आपको ये पता होना चाहिए किससे जुड़ी हुई है, किसने शुरू की है और क्या उद्देश्य है। यानी कि किसके लिए है, विमेन के लिए है। विमेन के लिए स्कीम है। किससे शुरू की है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और इससे लैंगिक असमानता को कम करने, उद्देश्य क्या है इसका, जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना। तो ये आज के लेक्चर में हमारे इतना ही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की करंट अफेयर्स में। इसके बाद हमारे 2 लेक्चर और आएंगे और मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में हम अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा करंट अफेयर्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक और साइबर अटैक्स भी हम देखेंगे इसमें अगले लेक्चर्स में। और जितने भी
डिसीजेस पिछले एक साल में चर्चा में रही हैं, उनसे रिलेटेड साइंस के टर्म्स देखेंगे। और आज शाम को हमारा 5 बजे एक लेक्चर आएगा इकोनॉमी का, जिसमें हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को भी अब डेवलप करेंगे और साथ ही करंट की नॉलेज को भी लिंक करते हुए पढ़ेंगे। तो हमारा इकोनॉमी का लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आज फरवरी की करंट अफेयर्स पर बेस्ड इकोनॉमी हम कवर करेंगे आज। तो इसको भी हम इकोनॉमी के भी लेक्चर हर दो लेक्चर्स में हम 1 महीने का करंट अफेयर इकोनॉमी का कवर कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।